आज हम एक ऐसे महान दार्शनिक के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे जिनका जीवन और दर्शन दोनों ही मानवता की बहुत बड़ी धरोहर है। सुकरात, जिनका जन्म ईसा से 469 वर्ष पहले यूनान के एथेंस में होता है। जिस समय सुकरात दुनिया में आते हैं, पूरा यूनानी चिंतन सोफिस्टों के प्रभाव से प्रभावित है। सोफिस्टों ने जो दृष्टि दी, उससे शासक वर्ग निरंकुश होता है, भ्रष्टाचारी होता है और समाज में संशय और अनीति का साम्राज्य फैल जाता है। सुकरात इसी समस्या से जूझते हैं। नीति और ज्ञान के प्रचार प्रसार में ये अपना पूरा जीवन लगाते हैं। तत्कालीन राज्य ने इनको धर्म विरोधी समझा और इन पर धर्मद्रोह का मुकदमा चलाया जाता है। 500 सदस्यों की जूरी में बहुमत से इन्हें अपराधी सिद्ध किया जाता है और मृत्युदंड दिया जाता है। सुकरात के दार्शनिक सिद्धांतों को समझें, इससे पहले इनके जीवन के विषय में थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेना आवश्यक होगा, क्योंकि ये एक ऐसे दार्शनिक हैं जिनका चिंतन और जिनका व्यक्तित्व दोनों ही एक दूसरे से घुले मिले हैं। इसलिए पहले हम इनके जीवन के विषय में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं। वास्तविक ज्ञान क्या है और नैतिक शुभ क्या है? ये दो प्रश्न इन्हें हमेशा परेशान करते हैं। इनके उत्तर के लिए ये अपने मित्र मंडली में अक्सर प्रश्न किया करते थे। दार्शनिक विचार विमर्श में इनकी बड़ी रुचि थी। एथेंस में चौराहों पर या बाजार की दुकानों पर इन्हें दार्शनिक विचार विमर्श करते देखा जाता था। ये नंगे पांव और साधारण से कपड़ों में एथेंस की गलियों में घूमते थे। जो लोग भी ज्ञान के लिए प्रयत्नशील हैं, ये उनके साथ कई विषयों पर लगातार विचार विमर्श करते रहते थे। जिसे भी ये ज्ञानी समझते या बुद्धिमान समझते, उससे विभिन्न विषयों पर प्रश्न किया करते। जब वह व्यक्ति उत्तर देता तो बड़े ध्यान से उनके उत्तर को सुनते। सुकरात की यह विशेषता थी कि किसी भी व्यक्ति की बातों को बड़े ध्यान से सुनते। जब उसकी बात समाप्त हो जाती तो उन बातों का विश्लेषण करते। विश्लेषण करते करते ऐसी स्थिति पर आते हैं जब पता चलता है कि जो अभी तक ज्ञान के रूप में वह व्यक्ति जानता था, वह वास्तव में ज्ञान नहीं था, वह झूठा ज्ञान था। ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को यह पता चल जाता था कि अब तक जो कुछ भी वह जानता था वह सही नहीं था। सुकरात जिस किसी भी व्यक्ति से बात करते, उसके भीतर तर्क शक्ति को विकसित करने का कार्य करते। उसे यह सिखाते कि कैसे प्रश्न और उत्तर के द्वारा अपने भीतर के अज्ञान को ढूंढा जा सकता है, अज्ञान को पहचाना जा सकता है। कोई भी व्यक्ति जब सुकरात से विचार विमर्श करता तो उसे पता चलता कि उसका अब तक का ज्ञान नहीं था, अज्ञान था। अब इस विचार विमर्श से, इस विश्लेषण से दो परिणाम आते हैं। एक तो ऐसे लोग हैं जो ज्ञान को खोजते हैं, जिन्हें ज्ञान की पिपासा है। ऐसे लोग सुकरात से बड़े प्रभावित होते हैं और इनके साथ विचार विमर्श करने का आनंद लेते हैं, क्योंकि सुकरात के साथ विचार विमर्श करके उन्हें
नई चीज़ों का पता चलता है, नए ढंग से सोचने का मार्ग मिलता है। ऐसे लोग सुकरात के प्रशंसक हो जाते हैं, सुकरात के फॉलोअर्स हो जाते हैं। विशेष रूप से युवा वर्ग सुकरात से बहुत प्रभावित होता है। सुकरात के फॉलोअर्स की संख्या तो बढ़ती जा रही है, लेकिन इनके विरोधियों की संख्या भी उसी रूप में बढ़ रही है। शासक वर्ग को लगने लगा कि सुकरात अपने ज्ञान के बल पर पूरे यूनान को प्रभावित कर रहे हैं। ये अहंकार, पाखंड और भ्रष्टाचार की पोल खोल रहे हैं। यहाँ तक कि सोफिस्टों के स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट भी यह कहने लगे कि एथेंस में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति सुकरात हैं। सोफिस्टों को भी इस बात से आश्चर्य होता था कि हम अपने शिष्यों को अनेक विषयों का ज्ञान देते हैं, उन्हें तरह तरह के तर्कों का, भाषा का, व्याकरण का ज्ञान देते हैं, फिर भी ये सभी स्टूडेंट यह कह रहे हैं कि मनुष्यों में सबसे अधिक बुद्धिमान व्यक्ति सुकरात है। बात यहीं तक नहीं, पूरे यूनान में सुकरात की प्रतिभा की चर्चा होती है। एथेंस में यह बात पूरी तरह फैल जाती है कि सुकरात सबसे अधिक बुद्धिमान व्यक्ति हैं। जब यह बात सुकरात तक आती है तो उन्हें आश्चर्य होता है। वह कहते हैं कि मुझे तो बहुत सी बातों का पता ही नहीं है, तो कैसे मैं सबसे अधिक बुद्धिमान व्यक्ति हो सकता हूँ। अपनी बुद्धिमत्ता की जांच के लिए ये एथेंस में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति, सबसे ज्ञानी व्यक्ति के पास जाते हैं, जिस व्यक्ति की सर्वमान्य प्रतिष्ठा थी कि वह बहुत ज्ञानी है, बहुत बुद्धिमान है। तो सुकरात ने सोचा, क्यों न मैं अपने ज्ञान की परीक्षा उस व्यक्ति से लूं कि मैं बुद्धिमान हूं या नहीं हूं। सुकरात उस व्यक्ति के पास जाते हैं और अपने कुछ प्रश्नों का समाधान चाहते हैं। वह व्यक्ति सुकरात के प्रश्नों का उत्तर देता है। सुकरात बहुत ध्यान से, शांति से उनकी पूरी बातों को सुनते हैं और सुनने के बाद उनके द्वारा दिए गए उत्तर का विश्लेषण करते हैं। विश्लेषण के बाद सुकरात ने यह दिखाया कि उनके उत्तर में कहाँ कहाँ दोष है। वह व्यक्ति पूरी तरह सुकरात से सहमत हो गया और स्वीकार कर लिया कि उसके द्वारा दिया गया उत्तर सही नहीं है। सुकरात ने जब यह जान लिया कि इस व्यक्ति को इस प्रश्न का उत्तर नहीं पता है, फिर भी यह व्यक्ति गलत उत्तर को अभी तक सही समझ रहा था। जिसे अपने अज्ञान का पता न हो, वह ज्ञान की खोज कैसे करेगा। एथेंस में सबसे बुद्धिमान माने जाने वाले व्यक्ति को अपने अज्ञान का पता ही नहीं है। वे अपने अज्ञान को ज्ञान मानकर चल रहे हैं। लोग सच ही कहते हैं कि सुकरात सबसे अधिक बुद्धिमान है, तो मैं सबसे अधिक बुद्धिमान हूँ, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं पता है। मुझे अपने अज्ञान का पूरा ज्ञान है, इसलिए मैं सबसे अधिक बुद्धिमान हूँ। सुकरात को एक बात यहाँ पर समझ में आती है, वह यह कि जब अज्ञान सम्मान प्राप्त करता है तो वह घटने के बजाय बढ़ता है। इसलिए उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि जिसे तुम अज्ञानी समझो उसे सम्मान मत दो। सुकरात यह कहना चाहते हैं कि अज्ञान यदि पूजनीय होगा तो वह उस व्यक्ति का जो अज्ञानी है, साथ ही साथ समाज का बड़ा नुकसान करेगा।
क्योंकि अज्ञानी व्यक्ति अपने अज्ञान का प्रचार प्रसार करेगा और उसी अज्ञान के अनुसार अपना आचरण करेगा, जो व्यक्ति का और समाज का नुकसान करेगा। इसलिए अज्ञानी का कभी सम्मान मत करना। सुकरात के शिष्यों ने जब ऐसा करना शुरू किया, तब शासक वर्ग इनसे नाराज हो गया, क्योंकि सुकरात के शिष्यों की संख्या और उनके प्रशंसकों की संख्या बहुत अधिक हो गई थी। यहाँ तक कि शासक वर्ग में भी सुकरात के प्रशंसकों की संख्या बढ़ती जा रही थी। ऐसे में कुछ लोगों ने सुकरात पर धर्मद्रोह का मुकदमा किया। इन पर 3 आरोप लगाए गए। पहला यह कि आप राष्ट्रीय देवताओं का अपमान करते हैं, उनको इनकारते हैं। दूसरा यह कि आप नए देवता की स्थापना करते हैं। और तीसरा यह कि आप युवाओं को पथ भ्रष्ट कर रहे हैं, उन्हें गुमराह कर रहे हैं। ये तीनों बातें आधारहीन थी, लेकिन सोफिस्टों की वह दृष्टि कि कानून वह है जो शासक वर्ग के हित में है, इसी दृष्टि से शासक वर्ग राज्य का संचालन कर रहे थे। राज्य पूरी तरह निरंकुश और भ्रष्टाचार से चल रहा था। 500 सदस्यों की जूरी ने बहुमत से सुकरात को दोषी ठहराया, बहुत थोड़े से बहुमत से। इससे पता चलता है कि शासक वर्ग भी सुकरात से प्रभावित था, लेकिन थोड़े से बहुमत के अंतर से सुकरात को मृत्यु दंड की सजा दी जाती है। इस घटना ने पूरी मानवता को झकझोर दिया। प्लेटो पर इस घटना का इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि वे जीवन भर प्रजातंत्र के आलोचक रहे। सुकरात के मृत्यु के ठीक एक दिन पहले प्लेटो अपने कुछ साथियों के साथ जेल में सुकरात से मिलने पहुंचते हैं और सुकरात से कहते हैं कि हम यहाँ से भाग सकते हैं, हमने पूरी व्यवस्था कर ली है, हम दूसरे नगर राज्यों में जा सकते हैं। सुकरात ने कहा कि राज्य का कानून पवित्र होता है और उसका पालन करना प्रत्येक नागरिक का धर्म होता है। मैं उसी धर्म का पालन कर रहा हूँ। भगोड़े होने का अपमान और दुख मेरे मृत्यु से बहुत ज़्यादा होगी। सुकरात यह कहना चाहते हैं कि सच्चरित्र और सद्गुणी व्यक्ति को अपमान मृत्यु से अधिक पीड़ादायी होता है। दूसरे दिन उन्होंने जहर के प्याले को शांतिपूर्वक और सहर्ष स्वीकार किया। उनके मुख पर न कोई विषाद था और न कोई दुख। उन्होंने पूरे साहस के साथ जीवन जिया था और उसी साहस से मृत्यु का वर्ण किया। उनकी मृत्यु ने बहुत गहरे संदेश दिए कि नैतिकता शब्दों का दोहराव नहीं है, नैतिकता जीवन है। जीवन और विचार जब दोनों एक होते हैं तो उस अवस्था का नाम सुकरात है। सुकरात के दर्शन को हम अगले भाग में समझेंगे, जिसमें यह देखेंगे कि सुकरात की ज्ञान मीमांसा क्या है और इनकी नीति मीमांसा का स्वरूप क्या है।